चलो देखो, पिछले जो है क्लास में जान गया था राष्ट्र और राष्ट्रवाद, राष्ट्र और राष्ट्रवाद जान गया था, ठीक है। तो हम लोग जान गए थे कि राष्ट्रवाद की जो है, मान लो सब बात जान गए थे, तो राष्ट्रवाद का कुछ चीज पूछ रहे हैं और फिर उसके बाद जो है ना तेजी से आगे बढ़ेंगे। बताओ, राष्ट्रवाद का बीजारोपण कब हुआ था? बीजारोपण राष्ट्रवाद का कब हुआ था? पुनर्जागरण काल से। पुनर्जागरण काल से किस शताब्दी से? 15वीं शताब्दी से, ठीक है। तो आप देखो, हम लोग समझेंगे कि पिछले क्लास में क्या क्या देखे थे। पिछले क्लास में देखे थे राष्ट्रवाद का जो है बीजारोपण, क्या देखे थे? राष्ट्रवाद का बीजारोपण, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का बीजारोपण जो है वो पुनर्जागरण काल से हुआ, ठीक है ना। पुनर्जागरण काल किस देश से संबंधित है? इटली से। किस शताब्दी में हुआ था? 15वीं शताब्दी में, ठीक है। याद रहेगा ना? उसके बाद जो हम लोग पुनर्जागरण में ये बात समझे थे कि पुनर्जागरण में क्या हुआ था। तो पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जगना, फिर से जगना, यानी नई चेतना का विकास। तो अब क्या हुआ था, तो ये जानते हैं कि जो है ना मध्यकाल जो था, वो मध्यकाल जो है वो यूरोप के इतिहास का जो है ना वो क्या, अंधकार का युग था, अंधकार का युग था। तो पुनर्जागरण काल में क्या हुआ था? पुनर्जागरण काल में जो है क्या हुआ था, तो जो मध्यकालीन युग की जो अंधविश्वास वाली बातें थी उसे छोड़कर जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है समाज को क्या किया गया था? आगे बढ़ाया गया था। समझ गया ना? यानी पुरानी जो अंधविश्वास वाली बातें हैं उसको छोड़कर जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है ना समाज को आगे बढ़ाया गया था। यही बात हुआ था कहाँ? पुनर्जागरण काल में। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देश को, समाज को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए इटली में एक आंदोलन हुआ था। उसी आंदोलन को हम लोग पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं, जिसमें नई चेतना का विकास हुआ। और वही पुनर्जागरण जो है समझ लो मध्य युग, मध्य काल का अंत, यानी मध्य युग का अंत और आधुनिक युग की क्या किया? शुरुआत किया, ठीक है ना। अब हम लोग उसके बाद जाने कि राष्ट्रवाद तो बीजारोपण हो गया था पुनर्जागरण काल से, लेकिन राष्ट्रवाद जो है वह उन्नत या कह सकते हैं कि यूरोप में शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वह कहाँ से? तो फ्रांस की क्रांति से। किस क्रांति से? किस क्रांति से? फ्रांस की जो है 1789 ईस्वी क्रांति, ठीक है ना। 1789 ईस्वी की क्रांति, ठीक है ना। तो 1789 ईस्वी क्रांति से जो है मान लो कि राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई है। ये ऑब्जेक्टिव अगर 1 मार्क्स में पूछ दिया जाए कि क्या पूछ दिया जाए, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत किस देश से हुई? फ्रांस से। कब से हुई? 1789 की क्रांति हुई थी। इसका एग्जैक्ट डेट हम बता भी दिए थे, 5 मई 1789, ठीक है ना। अब ये बताओ 1789 ईस्वी की क्रांति जो हुई थी, तो इस क्रांति का क्या कारण था जो फ्रांस के लोगों को ये क्रांति करनी पड़ी, ठीक है ना। तो पहले अभी कुछ नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा किस्सा कहानी जो होता है उस तरह से फ्रांस की दशा को हम लोग जान लेंगे। तो फ्रांस में क्या था? तो फ्रांस जो है हम लोग जानते हैं, ये फ्रांस इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फ्रांस जानता है ना क्या है? यूरोप में जो है बसा एक देश है। फ्रांस की राजधानी क्या है? ठीक है ना। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो यहाँ पर क्रांति हुई। कौन सी क्रांति? 1789, ठीक है ना। अब इस क्रांति से जो है यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, यानी उन्नत जो है राष्ट्रवाद की जो भावना इसी क्रांति से हुई, ठीक है ना। अब हम लोग इस क्रांति के बारे में जानेंगे क्या था। हम पहले ही बोल दिए कि जब देश में लोग जो है क्या करे, जब देश में लोग का जीना हराम हो जाए, जब देश के लोगों पर दबाव रहे, जब देश के लोगों को मतलब ठीक ढंग से जीवन यापन करने में दिक्कतें आए, तो वो एक ही चीज करने को तैयार हो जाते हैं। वो क्या चीज है? क्रांति। तो फ्रांस में क्या चीज था जो 1789 ईस्वी क्रांति जो है करने को
फ्रांस के लोगों को मजबूर किया। तो वो कौन सी बात है? तो अब ये समझो कि फ्रांस में कैसी परिस्थिति थी जो फ्रांस के लोगों को क्रांति करने को मजबूर किया। तो पहले हम लोग ये जानेंगे राजतंत्रात्मक शासन, यानी यहाँ पर राजतंत्र था। राजतंत्र अच्छा वाला था कि बुरा वाला था? बुरा वाला था। तब ना फ्रांस के लोगों को जो है मजबूर होना पड़ा इस क्रांति के लिए, ठीक है ना। अब फ्रांस में जो है शासन व्यवस्था जो थी राजतंत्रात्मक शासन, इसमें क्या होता था, राजा का बेटा ही राजा होता था, चाहे वो योग हो या नहीं हो, लेकिन उसके बेटा को ही जो ना राजगद्दी पर बैठाया जाता था। ये बात समझता है ना। तो अब हम लोग जो है इसमें जानते हैं, 9th में भी जाना होगा कि फ्रांस पर जो है किस वंश का शासन था? ठीक है ना, गुरु राजवंश का शासन था। समझ गए ना। आप देखो हम लोग कुछ जो है इसमें जो इस राजवंश से राजा का जो है जानेंगे। तो पहले देखो लुई 14वां, देखो लुई 14वां जो है थोड़ा शक्तिशाली शासक था, ठीक है ना, थोड़ा शक्तिशाली शासक था, ठीक है ना। तो वो जो है क्रांति को दबा देता था, वह दबाने में सफल रहता था क्योंकि वो थोड़ा सा योग्य था, ठीक है ना। लेकिन क्रांति उसी समय से हो रहा था, ठीक है ना। अब उनका कहना था क्या, मैं ही राज हूँ, आई एम द स्टेट, आई एम द स्टेट, मैं ही राज हूँ। अब इस बात को समझ सकता था, इस बात को तुम लोग समझ सकता था कि वो कितना घमंडी था। आई एम द स्टेट, मैं ही राज हूँ। लेकिन वो योग्य था, इसलिए क्या करता था, वो कहीं भी क्रांतिकारी कार्य को दबा देता था, उसका दमन कर देता था। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे किसका, लुई 15वां। लुई 15वां का क्या कहना था, मैं ही भगवान हूँ, आई एम द गॉड, ठीक है ना। अब इससे भी समझ सकता है कि ये कितने घमंडी होंगे, ये किस तरह से राजकाज को चलाते होंगे। अब उसके बाद सबसे जो है राजा के बारे में जिसको जानना जरूरी है, जो 1789 के समकालीन थे, उस समय थे, वो थे कौन, लुई 16वां, ठीक है ना। तो लुई 16वां के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो लुई 16वां के बारे में कहा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि लुई 16वां किस प्रकार का शासक था। निरंकुश। निरंकुश का अर्थ होता है जिसको खुद पर अंकुश ना हो, ठीक है ना। ये खुद पर नियंत्रण या खुद पर जो है जिसको अंकुश ना हो, ठीक है ना। जब मन तब जो काम हो कर दिए, जब जिस चीज में जो है मान लो दिल लगा वही काम कर दिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरंकुश, ठीक है ना। तो ये निरंकुश और स्वेच्छाधारी था, ठीक है ना। ये क्या उचित है क्या अनुचित है ये नहीं मानता था या जानता था, जो मन में आया वो कर देता था, ठीक है ना। इसके बाद ये जानेंगे कि इसकी पत्नी जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, मेरी अंत्यानेत, ठीक है ना, मेरी अंत्यानेत। अब वो क्या था, अब वो उसमें क्या प्रॉब्लम था, तो उसमें क्या प्रॉब्लम था, तो वो जो है ना फिजूल खर्ची थी। क्या थी, फिजूल खर्ची। अब फिजूल खर्ची क्या थी, तो जब कोई उत्सव होता था उसमें वो अपार धन लुटाया करती थी, उसमें वो पैसा खर्च कर देती थी, ठीक है ना। तो फिजूल खर्ची कहने का मतलब समझ गया ना, कि किसी भी उत्सव पर जो है वो बहुत सारा पैसा को खर्च कर देती थी। इसके अलावा भी उसका गड़बड़ी था, गलती था। क्या गलती था, हाँ, तो शासन के कार्य में दखल देती थी, शासन के कार्य में दखल देती थी। अब शासन के कार्य में दखल देने का काम करती थी। अब मान लो औधा पर बैठाना है, जैसे राज चलाते हैं, तो राज चलाते हैं तो कोई अधिकारी को रखेंगे ना, किसी को कोई औधा पर रखेंगे ना। तो ये अपना जो है नजदीकी वाले व्यक्ति को जो है अपने नजदीकी वाले व्यक्ति को ना बड़े बड़े औधा पर बैठा देती थी, चाहे वो योग है या नहीं है, इस चीज को नहीं देखती थी। तो इससे जो है बताओ शासन व्यवस्था में गड़बड़ी आएगा कि नहीं आएगा, योग वंचित रह जाएगा, जो अयोग है वो शासन करेगा। तो जो औधा होता है, जो पद होता है, उस पद पर जो है अपने जो है ना नजदीकियों वाले व्यक्तियों को, जो सगा संबंधी है, नजदीक वाले व्यक्ति है, उसको वो रखने का कार्य करती थी, ठीक है ना। तो इनसे भी जो है प्रजा परेशान थे। इनसे एक तो लुई 16वां से परेशान थे और उसके पत्नी से और भी परेशान थे। कहाँ की प्रजा रे, फ्रांस का प्रजा, ठीक है ना, फ्रांस का प्रजा।
बात समझा कि नहीं समझा? अब एक बार ये भी कहानी जो है हुआ था किस समय में, फ्रांस की क्रांति के समय में, किसके साथ? तो मेरी अंत्यानेत जो है किसकी पत्नी है? लुई सलवान। उसके समक्ष जब जब फ्रांस की जनता रोटी मांगने गए थे, रोटी यानी ब्रेड, वहाँ ब्रेड कहा जाता है, जब ब्रेड मांगने के लिए गए थे तो मेरी अंत्यानेत बोली कि इस सबको क्या दिक्कत है, तो इस सबको क्या चाहिए? ब्रेड चाहिए। तो मेरी अंत्यानेत बोली क्या इसको ब्रेड नहीं है? उस पर बोला गया कि नहीं, इसके पास ब्रेड नहीं है। तो मेरी अंत्यानेत बोली जब इसके पास ब्रेड नहीं है तो इसे केक दो खाने के लिए, अब इसको बताओ, इतना ये बकलोल टाइप का जवाब हुआ कि जिसके पास ब्रेड ना हो उसके पास केक कैसे होगा खाने के लिए, ठीक है ना? तो इसे केक दे दो खाने के लिए। अब मान लो जिसको रोटी नहीं दे सकते उसको केक कैसे दे देंगे खाने के लिए, ठीक है ना? रोटी और केक में तो बहुत फर्क है। तो इस प्रकार तुम लोग समझ सकता है कि वो कितना दिमाग वाली होगी, ठीक है ना? किस प्रकार वो राजकाज को चलाती होगी। तो ये सब दिक्कतें किसके संग है? मेरी अंत्यानेत। अब मेरी अंत्यानेत को भी जो है इस क्रांति के तहत जो है सजा मिला था, अंत में अपना सिर को गंवाना पड़ा था। वो भी कहानी आगे जानेंगे, ठीक है ना? लुई सलमा तो गया ही, लेकिन उसकी पत्नी को भी जो है सिर गंवाना पड़ा, ठीक है ना? वो कहानी आगे जानेंगे। अब और भी क्या व्यवस्था था फ्रांस में, जो है और भी कुछ व्यवस्था था। अब क्या था तो देखो, फ्रांस में जो है मान लो कि जो उस समय जो है फ्रांस और इंग्लैंड, ये जो है दूसरे देश को गुलाम बनाया करता था। फ्रांस और इंग्लैंड क्या करता था? दूसरे देश को गुलाम बनाया करता था। इन दो देशों में साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा था, कंपटीशन था कि कौन देश किसको ज्यादा गुलाम बना सकता है, ठीक है ना? इस चीज का प्रतिस्पर्धा चल रहा था, किसमें रहे? फ्रांस और इंग्लैंड में। और ऐसा भी था कि फ्रांस जो है वो चाहता था कि इंग्लैंड के जो भी उपनिवेशिक देश है उसको आजाद करवा दे। इंग्लैंड के जो भी उपनिवेशिक देश है उसको क्या करे? आजाद करवा दे। बात समझा ना? वो क्या करवा दे? आजाद करवा दे, ठीक है ना? तो आप देखो, ऐसा बात है कि इंग्लैंड के जो उपनिवेशिक देश है उसको जो है फ्रांस आजाद कराना चाहता है। तो अमेरिका के जो है 13 औपनिवेशिक देश, अमेरिका कितने? 13 औपनिवेशिक देश को जो है फ्रांस ने क्या किया? आजाद करवाए। किसके चंगुल से? इंग्लैंड के चंगुल से। लेकिन इसके लिए लड़ना पड़ा। किसको लड़ना पड़ा बताओ? फ्रांस को। किससे लड़ना पड़ा? इंग्लैंड से। तो लड़ने के लिए धन खर्च होता है ना, तो धन खर्च हुआ और जो है फ्रांस जो है कर्ज के तले डूब गया। कितना कर्ज के तले डूब गया? तो कितना? 10 अरब लिब्रे। 10 अरब लिब्रे। अच्छा ये बताओ लिब्रे क्या है? फ्रांस की जो मुद्रा है उस समय जो है फ्रांस की मुद्रा को लिब्रे कहा जाता था, ठीक है ना? अब ये बताओ, लड़ेंगे, दूसरे देश को आजाद करवाएंगे, पैसा खर्च होगा, तो यहाँ पर आर्थिक संकट तो आएगा, कर्ज के तले डूबेंगे। तो फ्रांस जो है और कर्ज के तले डूब गया। कितना कर्ज हो गया बताओ? 10 अरब लिब्रे। लिब्रे क्या है? फ्रांस की मुद्रा। अब ये बताओ, इसलिए ना वहां की जनता को रोटी नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि वहां पर आर्थिक संकट आ गया था। देश जो है महान महान कार्य कर रहा था, दूसरे देश को आजाद कर रहा था, लेकिन अपना देश का आदमी जो भूखा मर रहा था। अपना देश का आदमी क्या मर रहा था? भूखा मर रहा था। मांग रहा था रोटी, तो वहां की महारानी उसे सिर्फ केक खाने के लिए दे रही थी, सिर्फ बोल कर केक खाने के लिए दे रही थी, ठीक है ना? बात समझा ना? तो ये सब वहां पर दिक्कत था। अब ये बताओ, जो वहां के राजा हुआ करते थे, उस राजा को जो है रोकने के लिए कि राजा सही दिशा से चले, ठीक है ना, राजा मन का ना करे, स्वेच्छाधारी ना बने, उस पर अंकुश लगाया जाए, इसके लिए वहां पर जो है ना एक संस्था थी। उस पर वहां पर भी इस टाइप की एक संस्था थी जो राजा को जो है ना रोके टोके, ठीक है ना। पार्लमा नाम की संस्था थी जिसकी संख्या वहां पर कितनी थी फ्रांस में? 17। जो अभी का न्यायालय है
वैसा ही व्यवस्था था फ्रांस में। वह क्या करता था, समझ लो उस समय के जो शासक गलत करते थे, ठीक है ना, जो अपने मन से काम करते थे, स्वेच्छाधारी थे, उस पर अंकुश लगाने के लिए पार्लमा नामक क्या थी, संस्था थी, जिसकी संख्या कितनी थी, 17 थी, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जानते हैं कि न्यायालय में क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, तो पार्लियामेंट में भी क्या होते थे, न्यायाधीश होते थे। लेकिन न्यायाधीश जो ये जज जो बनते थे, वो जज बनते थे कुलीन, और वह कुलीन किनके आदमी हुआ करते थे, शासक के, शासक के, ठीक है ना, शासक के। तो शासक यानी वही लुई सोल्मा, इसके आदमी हुआ करते थे। अब ये बताओ, ये शासक के जो आदमी हुआ करते थे कुलीन, जो न्यायाधीश के रूप में पार्लियामेंट में न्यायाधीश के रूप में जो है वहां पर विराजमान होते थे, तो वो तो आदमी थे शासक के, तो वह शासक के अनुसार ही काम करते थे, ठीक है ना। कभी कभी जरूरत पड़ता था कि न कोई न्यायाधीश जो है उचित काम कर सकता है, वो मेरे विरुद्ध जा सकता है, तो उसके लिए वो क्या करता था शासक, उसको पैसे के बलबूते खरीद लेता था। किसको खरीद लेता था पैसे के बलबूते, शासक को, न्यायाधीश को। मान लो कोई काम पर अंकुश लगाता न्यायाधीश, पार्लियामेंट का क्या काम था कि अंकुश लगाना, कि आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन शासक को कभी कभी जरूरत पड़ता था कि नहीं, ये मेरे काम में अड़चन पैदा कर सकता है, रुकावट पैदा कर सकता है, तो इसको कैसे मनवाए, उसके लिए वो धन खर्च कर देता था, पैसा खर्च कर देता था, ठीक है ना, न्यायाधीशों को खरीद लेता था। वो तो कुलीन हुआ ही करता था, और वो राजा के नजदीक ही हुआ करता था, उसे पैसा देके जो है ना खरीद लेता था। इस तरह जो है फ्रांस में मनमानी चलते रहता था शासकों का, ठीक है ना। तो ये सब स्थिति था कहाँ का, फ्रांस का, ठीक है ना। और उसके बाद एक संसदीय संस्था भी थी, उस संसदीय संस्था का क्या नाम है, स्टेट्स जनरल, ठीक है ना, स्टेट्स जनरल है, ठीक है ना। इसमें जो है 1614 ईस्वी से 1614 ईस्वी से 175 साल तक कोई बैठक नहीं हुआ था, ठीक है ना। समझे ना, संसदीय संस्था का अर्थ क्या होता है। देखो संसदीय संस्था क्या होती है, संसद ये संस्था है। अब ये बताओ देश किस प्रकार से सही ढंग से चलेगा, वहां पर इस बात का जो है ना बैठक होता था। लेकिन 1614 ईस्वी से जो है 175 साल तक कोई बैठक नहीं हुई थी, किसकी रे, स्टेट जनरल की, ठीक है ना, बात समझा ना। अब इसी स्टेट जनरल की बैठक जो है लुई सोल्मा के शासन काल में हुआ था, ठीक है ना, जिसमें उचित फैसला नहीं लिया गया था, उचित फैसला नहीं लिया गया था, ठीक है ना। और लुई सोल्मा जो है 175 साल बाद जो बैठक किया था, स्टेट जनरल की बैठक, वो क्यों किया था, और यही बैठक में जो है उचित ढंग से फैसला नहीं लिया गया था, और नहीं फैसला लेने के कारण जो है यहाँ पर क्रांति जो उग्र हो गया था। और इसी सब के बारे में जो हम लोग जो है आगे समझेंगे। यही तत्कालिक कारण है किसकी क्रांति का रे, फ्रांस की क्रांति। किस क्रांति का, फ्रांसीसी 1789 ईस्वी का, 1789 ईस्वी का जो तत्कालिक जो है कारण जो है, जो तुरंत क्रांति शुरू हो गया था, वही है स्टेट जनरल की बैठक, जो कितने साल बाद हुई थी, 175 साल बाद हुई थी। लेकिन इसमें भी उचित फैसले नहीं लिए गए थे, ठीक है ना। आप तुम लोग इसमें जानेगा कि उचित फैसला नहीं लेने के कारण क्या परिणाम निकला था और क्या हुआ था, ठीक है ना, वो आगे क्लास में समझेगा, ठीक है ना। चलो इसको थोड़ा कट कर दो, दाब दो तो, कट कर दो तो।